ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, हमने कल चैप्टर 2 स्टार्ट किया था ना, जिसमें हम ये पढ़ रहे थे कि एयरक्राफ्ट में स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि एयरक्राफ्ट में ढांचे का होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने एग्जांपल आपके शरीर का दिया था कि जैसे आपके शरीर में बोन्स होते हैं उसी तरह से एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे इनका कंस्ट्रक्शन होता है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है। फिलहाल हमें क्या पढ़ना था कि स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है और उसे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने ये भी बताया था आपको कि स्ट्रक्चर जो है एयरक्राफ्ट का, उसको हम अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं तो 3 तरीके से होता है। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और तीसरा होता है टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर मैंने इन तीनों का इंपॉर्टेंस बताया था, इन सभी के बारे में रिवीजन करवाया था अच्छे ढंग से। तो क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, जिनके फेल हो जाने से एयरक्राफ्ट पर कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट आ सकता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट का कंट्रोल लॉस हो सकता है, यानी एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो सकता है, या फिर जो ऑक्यूपेंट्स यानी जो पैसेंजर्स बैठे हुए एयरक्राफ्ट में उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी या डेथ हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई पावर यूनिट है जो फेल हो गया है, या फिर अनइंटेंशनल ऑपरेशंस हो रहे हैं, यानी कि आप कोई ऑपरेशन नहीं करना चाह रहे हो फिर भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा कंट्रोल सरफेस है या कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको आप ऑपरेट करना चाहते हो बट वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी एक रीज़न था। ठीक, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो विंग में लगने वाले स्पार्स, जो कि मैंने बताया था विंग्स के लोड कैरिंग मेंबर होते हैं। ठीक है, प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर जो कि विंग्स के सारे लोड को कैरी करते हैं। इसके अलावा इंजन के माउंट्स, यानी जो पार्ट्स थे इंजन, फ्यूजलाज या फिर विंग्स जहाँ पर भी लगा है उससे अटैच्ड है वो पार्ट हो गया। फ्यूजलाज के फार्मर्स हो गए या फ्रेम्स आप बोल लो, मेन फ्लोर मेंबर्स, ये सब चीज़ें आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर में आती थी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने बताया था ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, यानी इंटीग्रली इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि विंग रिब्स हो गए, फ्यूजलाज स्ट्रंजर्स हो गए, या फिर आपके स्किन हो गए एयरक्राफ्ट की, ये सब सेकेंडरी पार्ट्स होते हैं। और टर्सरी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सेकेंडरी को भी सपोर्ट करते हैं, या फिर ऐसा आप कह सकते हो कि जो सेकेंडरी को भी, सेकेंडरी से भी कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसमें क्या आते थे आपके, तो मैंने दिखाया भी था आपको फिगर में, फियरिंग्स, फियरलेट्स या फिर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस है और इनके फेल हो जाने से एयरक्राफ्ट के पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ठीक है, फिर मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि भाई वो किसी चीज़ को फेल होने से बचाने के लिए सबसे पहले हम जो यूज़ करते थे मेथड उसे बोलते थे फेल सेफ मेथड, जिसमें हम या तो उस पार्ट को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देते थे या फिर उस पार्ट का एक बैकअप यूनिट रखते थे। तो मैंने बताया था कि ये तो बहुत बढ़िया तरीका था, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था, दिवांश आवाज़ नहीं आ रही है अच्छे से, अभी आ रही है सबको आवाज़? एक बार फिर से चेक कर लो। हाँ, ठीक है, शायद दिवांश के यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, बोल रहा है घर गया हुआ है, तो कोई बात नहीं। दिवांश मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, अब आवाज़ आएगी तुम्हें, ठीक है, टेंशन मत लो। तो डैमेज टॉलरेंस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, डैमेज टॉलरेंस कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा था फेल सेफ। ठीक है, तो फेल सेफ क्या होता है, यानी कि जिस भी कंपोनेंट की हम रक्षा करना चाह रहे हैं, जिसको भी हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ही मजबूत मटेरियल से बहुत ज़्यादा वेट लगा करके बना देते हैं, या फिर उसी यूनिट का बैकअप यूनिट भी साथ में इंस्टॉल करते हैं, यानी दो दो इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, मैंने बताया था वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एयरक्राफ्ट का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे हमें नुकसान हो गया जब हम कहाँ पर आए, मॉडर्न ज़माने में आए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें बड़े बड़े एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने हैं और जिनका वेट भी कम रखना है और मजबूती भी रखनी है ना, तो इसलिए हमें नुकसान हुआ जब हम फेल सेफ का यूज़ यहाँ पर करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका था सेफ लाइफ। ठीक है, तो सेफ लाइफ में क्या था, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। इसमें हमने क्या किया, जो भी कंपोनेंट हम लगाते हैं उसको परख के उसमें अच्छी टेस्टिंग करके ये पता कर लेते हैं कि इसकी सेफ लाइफ कब तक है, यानी कितने दिनों तक ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो वो लाइफ हमने पता कर ली और उसके बाद उसको हम खुद ही चेंज कर देते हैं ताकि उसमें कोई डैमेज होने का चांस ही ना रहे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डैमेजेस हो जाते थे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, आजकल भी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर यूज़ होता है, वो है डैमेज टॉलरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डैमेज टॉलरेंट कॉन्सेप्ट क्या है, डैमेज टॉलरेंस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिस भी पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं,
यानी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं, बहुत सारे पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट में तोड़ने की वजह से क्या हो जाता है, जो लोड है वो शेयर हो जाता है। और लोड शेयर होने की वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई एक छोटा सा पार्ट डैमेज होता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेल नहीं होता है। एटलीस्ट इतना एयरक्राफ्ट को सपोर्ट मिल जाता है कि वो एटलीस्ट आकर के कहीं पर लैंड कर जाएगी, इमरजेंसी लैंडिंग कर ही लेगी। ठीक है, इतना तो हमने कल पढ़ा था। अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि स्टेशन आइडेंटिफिकेशन, यानी एयरक्राफ्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर जोन लोकेशन सिस्टम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की वो पहले जानो। अब बताओ कि मान लो अगर आपके सीनियर ने आपसे कहा कि आप एक काम करो, एयरक्राफ्ट पर जाओ और उसके विंग्स के नीचे कहीं पर डैमेज है, उसको रिपेयर कर दो, तो आप क्या करोगे, सारा टूल वगैरह लेके जाओगे, वहाँ जाओगे, पहले खोजोगे कि वो डैमेज है कहाँ पर, फिर उसको इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट करने के बाद उसमें कौन सा तरीका यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे, इतना सारा समय जाएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपको वही सीनियर कोई एग्जैक्ट लोकेशन बता दे, है ना, इसका क्या मतलब है एग्जैक्ट लोकेशन बताने का, वो बोल दे कि आप विंग्स के नीचे जाओ, 35 सेंटीमीटर नीचे जाना, और 35 सेंटीमीटर के एग्जैक्ट नीचे आप जाओगे मिडिल ऑफ द विंग में, तो आपको डैमेज मिल जाएगा। तो अब आपको खोजना कुछ भी नहीं है, आपसे गलती भी नहीं होगी कि पता चला कोई और चीज़ जो था, जो कोई इंस्पेक्शन पैनल खुला था उसको भी ढक के चले आए ना, उसको रिपेयर कर दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपसे नहीं होगी, गलतियों के चांसेस भी कम हो गए, टाइम भी बच गया, एक्यूरेसी हो गई और प्रिसीजन भी हो गया, यानी सारी चीज़ें सही तरीके से भी हो गई। तो ये सारे फ़ायदे मिल गए हमको। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है कि इतने बड़े बड़े आजकल एयरक्राफ्ट है, हर एयरक्राफ्ट पे एक एक लोकेशन को एग्जैक्टली बताना कि ये लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे तो हम छोटा सा अगर कोई चीज़ है तो हम क्या कहते हैं, अरे उसके पास देखना, जैसे मान लो आपका घर ही है, आपके घर में एक दरवाज़ा है, दरवाजे में कहीं पर डैमेज है, तो आप क्या करते हैं, ऊपर की तरफ देखना, ऊपर लेफ्ट की तरफ देखना, और थोड़ा सा नीचे आओगे लगभग 10 सेंटीमीटर तो तुम्हें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम भी अंदाज़ा लगाते हैं ना, चीज़ों को हम भी लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एयरक्राफ्ट में भी पूरे एयरक्राफ्ट को लोकेट किया जाता है कि अगर कोई भी डिफेक्ट हो, कहीं पर कोई काम हो, कोई इंस्पेक्शन करना हो, रेक्टिफिकेशन करना हो, तो हमें परेशान ना होना पड़े, हमें एग्जैक्टली लोकेशन ही मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, तो इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं हम स्टेशन नंबरिंग करना, है ना। इसका क्या मतलब है, यानी अगर इमेजिन करो कि पूरे एयरक्राफ्ट पे मैं ऐसे कह दूं कि ये पार्ट का नंबर 1 है, ये वाला पार्ट रहेगा तो 2 है, इसके बगल वाला नंबर 3 है, इसके बगल वाला नंबर 4 है, इसके बगल वाला नंबर 5 है, इसके बगल वाला नंबर 6 है, और मान लो कहीं पर रिपेयर करना है और मैंने कहा ऐसा है कि हिमांशु चले जाओ, नंबर 6 पे कोई डिफेक्ट है उसको रिपेयर करके आ जाओ, तो हिमांशु को पूछना ही नहीं है कि सर आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, उसको पता है कि पार्ट 6 है कहाँ पे, वो पार्ट नंबर 6 कहाँ पे है, पार्ट नंबर 6 पे वो गया, उसने देखा कि क्या करना है, इसमें क्या इंस्पेक्शन हो सकता है, उसने इंस्पेक्शन किया और रिपेयर कर दिया। ठीक है, यानी अब उसको वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है कि वो डिफेक्ट को खोजे बैठ के कि कहाँ पर है ना। और प्रॉब्लम तब होती है जब डिफेक्ट छोटा होता है, यानी बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही छोटा सा क्रैक है ना, और किसी ने कह दिया फ्लैप के नीचे है, जाओ देख लो जरा सा। अब फ्लैप के नीचे आप ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा आपको, 2 घंटे बाद आ रहे हैं, सर मिल नहीं रहा, चल के बता दीजिए। फिर आपके सर गए तो उनको भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको भी तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है ना कि कहाँ पे था वो, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए हम पूरे एयरक्राफ्ट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब काट के नहीं, इमेजिनरली ऐसे डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट ये स्टेशन नंबर है, ये समथिंग स्टेशन नंबर है, ये कुछ और स्टेशन नंबर है। ठीक है, तो अब देखो, अब एक चीज़ और है कि किसी चीज़ को जब तुम्हें इंडिकेट करना है तो उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें बताना है कि तुम्हारा कॉलेज कहाँ पे है, तो उसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन होगा ना, बोलोगे 10 नंबर बोरिंग चले आओ, उसके थोड़ा बगल में है, या फिर बोलोगे सोनौली रोड पे आ जाओ, वहाँ मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से आप करोगे, चीज़ें करोगे ना। लेकिन प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में है, एयरक्राफ्ट में तो ऐसा कोई एड्रेस है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट में जनरली नोज साइड में, और जनरली चलो एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट का जो नोज है उसको मैंने कह दिया वो 0 स्टेशन है, यानी स्टेशन नंबर 0 मैंने एयरक्राफ्ट के नोज को सेंटर को बना लिया, है ना। और मैंने कहा अब इसके बाद हर इंच पर एक स्टेशन बढ़ेगा, यानी अब नोज से अगर 1 इंच राइट जाओगे तो नंबर 1 मिल जाएगा, 2 इंच जाओगे तो नंबर 2 स्टेशन, 3 इंच जाओगे, 3 इंच जाओगे तो नंबर 3, ऐसे करके मान लो टेल तक पहुँचते पहुँचते 165 इंच मान लो, एग्जाम्पल है, मान लो 165 इंच मिला आपको। इसी तरह से अपोजिट साइड भी कर लो, है ना, 166 से बढ़ा करके ऐसे पहुँचा दो वहाँ तक 320 330 जहाँ भी पहुँच रहा है। अब वो पहुँच गया,
है ना, यानी आपका पूरा एयरक्राफ्ट डिवाइड हो चुका है, 1-1 इंच में डिवाइड हो चुका है। और मैंने कहा कि ऐसा है, कोई जा करके देख के आओ कि स्टेशन नंबर 164 में क्या हुआ है। तो आप सिंपली उठोगे, जाओगे, सर आपने बताया था कि टेल तक पहुंचोगे राइट से तो 165 पहुंच जाएगा। मैंने राइट वाले में बस टेल से 1 इंच नाप के वहाँ देख लिया कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, खत्म, वेरी सिंपल, है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है एयरक्राफ्ट में किसी भी पार्ट में इंस्पेक्शन, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन, या फिर किसी और चीज़ का इंस्टॉल करना, या फिर सिंपली एयरक्राफ्ट को जानना ही हो गया। इन सब चीज़ों में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। अब इसका मैं एक फिगर आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लो। लेकिन खास बात क्या है, ये फिगर देख के बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नोज जीरो नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दिया है कि नोज जीरो होगा, ठीक है। नोज वाला पार्ट हमने जीरो मान लिया है। जनरली क्या करते हैं, हम एक सेंटर लाइन मानते हैं जो नोज के पास होता है लगभग, उसको जीरो मानते हैं। तो हम एयरक्राफ्ट में कहीं भी जीरो मान सकते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए। ये डिपेंड करता है कि किसने उस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया है, कौन सा मैन्युफैक्चरर ने एयरक्राफ्ट को बनाया है। बोइंग है, एयरबस है, एम्बरर है ना, या बम्बार्डियर है, कौन से मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया है। जिस भी मैन्युफैक्चरर ने बनाया वो अपने हिसाब से उसका एलोकेशन करता है, वो उसको उसकी स्टेशन नंबरिंग करता है। और ये आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अब जिस एयरक्राफ्ट पे काम करोगे तो भैया 1-1 इंच याद करके बैठो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपली मेंटेनेंस मैनुअल मिलता है, उसमें सब कुछ लिखा होगा, एवरीथिंग, है ना। एविएशन में आपकी याददाश्त पे भरोसा नहीं किया जाता है, ठीक है, आपकी मेमोरी पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाता है। आपको जो भी काम करना है वो लिख के मिलेगा, पूरा चेकलिस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। आपको बस टिक करके देखते जाना, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ऐसे काम होता है, ठीक है। अब देखो, मैं एक फिगर शेयर कर रहा हूँ, इसको एक बार देख लो ताकि आप लोग को सब कुछ ढंग से समझ में आ जाए। ये दिख रहा है आपको, देख रहे हो, ये हम अभी विंग्स है, ये हमारे विंग है, एयरक्राफ्ट का एक विंग है, ठीक है। देख रहे होगे आप ध्यान से, इसको देख रहे हो, इसको हमने कैसे कैसे पूरे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा और सब पार्ट का नाम दे दिया है। ये देखो 65.7, 676.5, 85. ये 106, 127, 148, 78, 199, 220, 242। अब हम किसी को भी अगर ये बात बोलेंगे कि 242 पे डिफेक्ट है तो वो आराम से जाके यहाँ पे रिपेयर कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं, उसे कहीं अगल बगल देखना ही नहीं है ना। इसी तरीके से हम हर चीज़ को डिवाइड करते हैं। ये तो सिर्फ विंग्स की बात हो गई। इसी तरह से हम सारी चीज़ों को, पूरे फ्यूजलाज को, विंग को, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को, वर्टिकल स्टेबलाइजर को, फ्लैप्स को अलग, एलेरॉन को अलग, मतलब एयरक्राफ्ट को पूरा काट डालते हैं, ऐसा कह लो, है ना। एक एक पार्ट हमें उसकी नस नस पता होती है कहाँ पे है ना, बस जाकर के डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना होता है, ठीक है। ऐसा हम करते हैं। और ये भी किस लिए, क्योंकि हम जानते हैं ना, अभी आपका देखो पासिंग परसेंटेज कितना है, 75%। वहीं आपके भाई बहन होंगे वो BA कर रहे होंगे, BA BSc ये सब कर रहे होंगे, उन 33% में पास हो जाते हैं, है ना। 75 से एबव आ जाता है तो उन्हें वो मिलता है, क्या बोलते हैं, डिक्टेंशन मिलता है ना, ऑनर्स वाली वैल्यू मिल जाती है, सोचो। और हम उतने में पास होते हैं, क्यों है ऐसा? सिर्फ इसलिए है ताकि आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सको, ठीक है। एक्यूरेसी, आपका दिमाग बढ़िया काम करे, आपके ऊपर थोड़ा काम का दबाव रहे और आप बढ़िया काम करो। मैंने बताया ना, वर्कलोड पढ़ाया है मैंने आपको ह्यूमन फैक्टर में, वहाँ क्या बताया था मैंने, अगर वर्कलोड बिल्कुल जीरो है, अब 30% आपको प्रैक्टिकल से मिल जाना, उनको पहले ही पता है, 3% वहाँ लेके आना है थ्योरी में, तो कहेंगे पास हो ही जाएंगे, कुछ भी लिख दें, तो उनके ऊपर वर्कलोड नहीं है। तो वर्कलोड नहीं है तो क्या होता है, फिर निकलते हैं वैसे ही। हमारे में क्या है, एक भी रुपया का, एक भी नंबर का आपको नहीं मिलना, प्रैक्टिकल पूरा का पूरा 75% खुद से लाना है। तो इसीलिए तो देखते हो मॉड्यूल की डेट आती है तो फिर एक दूसरे से बात भी बंद हो जाती है, भैया तुम कौन, हम जानते ही नहीं है, महीने महीने भर को भवन में बैठ जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, है ना। तो ये सब होता है, इसका रीज़न यही है क्योंकि हम एविएशन वाले हैं, ठीक है, हमें एक्यूरेट होना होता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, फ्यूजलाज स्टेशंस की, ठीक है। फ्यूजलाज तो आप लोग सभी समझते हो कि एयरक्राफ्ट की जो एक्चुअल बॉडी होती है उसी को फ्यूजलाज कहते हैं, है ना। लेकिन फ्यूजलाज की जब भी मैं बात करूं तो कभी भी विंग्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेबलाइजर इंक्लूड नहीं होता है, फ्लैप व्लैप ये तो विंग्स की पार्ट होगा, हटा दो, ठीक है। फ्यूजलाज का मतलब वो सारा पार्ट जिसमें कॉकपिट और पैसेंजर कैबिन इंक्लूड करता है, बस, ठीक है। यानी वो पूरा जो एयरक्राफ्ट होता है, आपने देखा होगा ध्यान से, वो बॉटल की शेप का होता है पूरा, वो पूरा बॉटल का शेप जितना है वो पूरा का पूरा क्या होता है, फ्यूजलाज, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? हाँ हाँ, इसमें अच्छे लग रहे हो तुम चश्मे में, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम फ्यूजलाज के स्टेशन को जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया, फिर से वही करेंगे, क्या, कोई एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे 0,
और जैसे ही हमें रेफरेंस पॉइंट 0 मिल गया हमारा काम हो गया। फिर उसके बाद उसी के बाद हर इंच पर डिवाइड करते चला जाना है एयरक्राफ्ट को, बस वही काम करना है। तो इस तरह से हम फ्यूजलाज को डिवाइड करते हैं। फिर आपको दिया है बट लाइन क्या होता है। देखो बट लाइन का मतलब मैं आपको फिगर पहले दिखा दूँ, बट लाइन का मतलब क्या होता है। ये देखो, ये जो ऊपर वाला फिगर है आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाटर लाइन जो है ना, नहीं सॉरी, ये तो वाटर लाइन है, बट लाइन इसमें शायद नहीं है ना। लेकिन जान लो, चलो मैं बता दे रहा हूँ बट लाइन क्या होता है। बट लाइन का मतलब होता है एक वर्टिकल रेफरेंस प्लेन, है ना। वर्टिकल रेफरेंस प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे ये आपको ऊपर वाला एयरक्राफ्ट दिख रहा है ना, इस वाले एयरक्राफ्ट का जो विड्थ होगा, ये तो बगल से दिख रहा है ना, इसको ऊपर से देखने की कोशिश करो, है ना। तो ऐसे ऊपर से हम क्या करते हैं, पूरे एयरक्राफ्ट को 20 से 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बताता हूँ, उसमें नहीं है, उसमें वाटर लाइन दिया हुआ है। जैसे मान लो ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया है, यहाँ कहीं रेफरेंस पॉइंट पर 0 मान लिया और इधर से ऐसे चारों तरफ से उसको डिवाइड कर दिया है। लेकिन वो इधर है, लेफ्ट है कि राइट है, ये कैसे डिसाइड करोगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एरोप्लेन को ऐसे बीच से काट देते हैं, ऐसे मतलब काटते नहीं है उसको, इमेजिनरली ऐसे ही प्लेन बनाते हैं उसका बीच से ऐसे, है ना। तो उस वाली पूरी वर्टिकल प्लेन को बोला जाता है बट लाइन, है ना। जैसे यहाँ पर कोई रेफरेंस लाइन माना था ना 0, उसको क्या बोले थे, रेफरेंस पॉइंट। ऐसे ही इस वाले पूरी लाइन को बोलते हैं बट लाइन, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा वाटर लाइन दिया हुआ है। वाटर लाइन का मतलब होता है ग्राउंड पर जो पार्ट होता है, ये भी दिखाया तो था मैंने फिगर में, ये आपने देखा होगा। एयरक्राफ्ट, है ना, ये देखो, ये दिख रहा है ग्राउंड लाइन या वाटर लाइन, यही है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये फिगर में, ये वाला, ठीक है। इसे बोलते हैं वाटर लाइन या फिर ग्राउंड लाइन, है ना। एक आध नाम से और भी जानते हैं, सब यही है जो ग्राउंड से होता है, यानी आप ग्राउंड का जो रेफरेंस नंबर मानते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्राउंड लाइन या फिर वाटर लाइन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा एलेरॉन स्टेशंस होते हैं, तो एलेरॉन स्टेशन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। जैसे अभी तक आप फ्यूजलाज को डिवाइड कर रहे थे, वैसे एलेरॉन्स को आप डिवाइड कर दीजिए, तो एलेरॉन स्टेशंस हो गए। फ्लैप स्टेशन है, तो फ्लैप स्टेशन में भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। जैसे आप एलेरॉन को डिवाइड कर रहे थे, वैसे आप फ्लैप को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। नेसल स्टेशन, नेसल मतलब समझते हो आप लोग, जो इंजन का आउटर कवरिंग होता है ना टरबाइन इंजन का, उसे ही नेसल बोला जाता है। तो वो नेसल स्टेशन, यानी उस पूरे इंजन को डिवाइड करना कि इंजन वाला ये, जैसे इंजन में तो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फ्यूजलाज तो फिर भी बड़ा पार्ट है, इंजन तो छोटा सा पार्ट होता है, मतलब छोटा इंजन बड़ा होता है, पर पूरे एयरक्राफ्ट के हिसाब से देखोगे तो छोटा होता है। तो उसमें क्या है कि आप देखे होगे, अगर इंजन अपने यहाँ भी एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट लगते हैं, बिल्कुल पास बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, है ना। तो किस कंपोनेंट में रेक्टिफिकेशन करना है, कहाँ पर इंस्पेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम अगर रेफरेंस पॉइंट हमें पता हो कि यहाँ से लेके इतना सेंटीमीटर या यहाँ से इतना इंच इधर गए हैं या ऊपर गए हैं नीचे गए हैं, तो वो पार्ट को डिवाइड करना, उसको बोलते हैं नेसल स्टेशंस, ठीक है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को, वर्टिकल स्टेबलाइजर्स को, या फिर किसी भी पार्ट को, एयरक्राफ्ट को, जो भी पार्ट्स हैं एयरक्राफ्ट में, सबको छोटा छोटा डिवाइड करके एकदम मस्त बढ़िया अपना रेक्टिफिकेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। इसीलिए तो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट हमें देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन हर चीज़ प्लान्ड वे से होती है। ये तो मैं आपको ह्यूमन फैक्टर में पढ़ाता हूँ कि प्लान्ड वे से हर चीज़ होती है। जब हर चीज़ की प्लानिंग होती है तो हमें मेंटेनेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और ये जो स्टेशन नंबर वगैरह हैं, जब इस पर साल 2 साल एयरक्राफ्ट पे आप काम करते हो तो आपको याद हो जाता है कौन सा स्टेशन नंबर कहाँ पे है, तो फिर आपको मेंटेनेंस मैनुअल की भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता होता है ये वाले स्टेशन नंबर की बात कर रहे हैं, आप वहाँ जाकर के मेंटेनेंस करते हो, ठीक है। तो खैर ये बात हो गई। हाँ दिवांश, बिल्कुल बिल्कुल, मोटर प्रोग्रामिंग हो जाता है, आपके दिमाग में आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। फिर आता है जोनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जैसे यहाँ तो बहुत बारीकी आपने डिवाइड कर दिया ना। अब आपने सुना होगा ये एयरक्राफ्ट का विंग है, ये एयरक्राफ्ट का फ्यूजलाज है, ये इम्पेनेज है, ये वर्टिकल स्टेबलाइजर, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, ये इंजन है। तो ये क्या है, एक एक पार्ट है एयरक्राफ्ट के अलग अलग, अगर सबको जोड़ दो एयरक्राफ्ट बन गया ना। तो इसको बोलते हैं जोन, है ना। अलग अलग जोन में, यानी बड़े बड़े, यहाँ पर हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं एयरक्राफ्ट को। जैसे कह देंगे इम्पेनेज,
तो आप सबको पता चल गया कि इम्पेनेज मतलब मैं एयरक्राफ्ट के टेल की बात कर रहा हूँ। मैंने कह दिया फ्यूजलाज, तो यानी कि मैं इम्पेनेज से आगे और एयरक्राफ्ट के नोज तक की बात कर रहा हूँ, है ना। मैंने बोल दिया विंड शील्ड, तो आपको समझ में आ गया मैं कॉकपिट के सामने वाले विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कह दिया विंग्स, तो आपको समझ में आ गया सर विंग्स की बगल बगल वाले जो सरफेस निकले होते हैं जहाँ पर लिफ्ट जनरेट होती है, सर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं कैबिन क्या बोलते हैं उसे, अरे जहाँ पैसेंजर केबिन, मैंने पैसेंजर केबिन बोल दिया। तो पैसेंजर केबिन का मतलब आपको समझ में आ गया कि कॉकपिट के पीछे और टेल से यानी इम्पेनेज से आगे के हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जोन्स होते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट को ऐसे ही जोन्स में डिवाइड किया जाता है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, हमारे पास इसकी भी एक वो है, इमेज है, आपके बुक में ही दिया हुआ है, मैंने आपके बुक से ही स्क्रीनशॉट लिया है, कोई अलग से कुछ नहीं किया। ये देखो कैसे हम एयरक्राफ्ट को जोन्स में डिवाइड करते हैं, दिख रहा है, हिस्से में, और सब हिस्सों का नंबर दे देंगे, है ना। तो ये भी एक तरीका है, जैसे आप स्टेशन नंबर दे रहे थे वैसे जोन नंबर्स दे करके भी आप एयरक्राफ्ट को डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे पार्ट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, किस मैन्युफैक्चरर ने कैसा यूज़ किया, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको कुछ भी पहले से तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है एक्सेस एंड इंस्पेक्शन पैनल्स, है ना। तो देखो एयरक्राफ्ट का कोई भी पार्ट हो, विंग्स ही आप देखते हो, आपको ऐसा लगता होगा कि विंग्स जो है पूरी तरह से खाली होते हैं, तो आजकल हम उन विंग्स को भी खाली नहीं रखते ना, उसमें भी फ्यूल भर देते हैं, इंटीग्रल फ्यूल टैंक्स पड़े हो गए आप लोग। तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं विंग्स के, ऐसे नहीं होता, उसमें एंगल ऑफ अटैक का सेंसर होता है, जनरली विंग्स में होता है, पिटोट स्टैटिक का पूरा सेंसर लगा होता है, उसके डेटा को कॉकपिट तक पहुंचाना होता है, या एंटी आइसिंग डी आइसिंग जो है उसका पूरा कंपोनेंट उसी के अंदर विंग्स के अंदर ही होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़, आजकल तो इंजन भी उसी विंग्स में लटका देते हैं, ठीक है। तो इतना सारा लोड लेके विंग्स चलता है, तो विंग्स खाली कैसे हो सकता है, तो उसके अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इवन कंट्रोल केबल की लिंकेज होती है, क्योंकि एलेरॉन और वो भी तो घुमाना है, फ्लैप भी घुमाना है, स्लैट स्लॉट भी आजकल आ गया तो वो भी घुमाना है, ठीक है। और स्पॉयलर तो मैं भूल ही गया, स्पॉयलर भी है। तो इतने सारे कंपोनेंट लगे हैं, तो उसको घुमाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो आपको कोई साधन चाहिए ना, कोई आपके पास सोर्स होना चाहिए, तो वो सब आपके विंग्स के अंदर ही होता है, सब कुछ सारा मैकेनिज्म विंग्स के अंदर ही होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब मान लो कि कोई कंपोनेंट आपको इंस्पेक्ट करना है, तो अब आप पूरा विंग्स खोल के थोड़ी निकालोगे, पूरा विंग्स खोलोगे निकालोगे 2 महीना लग जाएगा इसमें, निकालोगे उसको चेक करोगे फिर लगाओगे, तो 2 महीने एयरक्राफ्ट खड़ा रहेगा, तो यार ऑपरेटर पैसा क्या कमाएगा, है ना। तो इसलिए विंग्स का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, नीचे वाला जो लोअर सरफेस होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे आप देखे होंगे इंस्पेक्शन पैनल्स होते हैं, जो उसमें स्क्रू से कसे हुए होते हैं आपके विंग्स में, है ना। विंग्स में नीचे वाले हिस्से में ऐसा क्यों किया जाता है आपको पता है? इसका रीज़न यही है, छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल इंस्पेक्शन पैनल। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी इंस्पेक्ट करने के लिए जा रहा है, तो अगर उसे सिर्फ कंडीशन चेकिंग करनी है कि भाई कंट्रोल केबल ठीक है कि नहीं है, उसका जो एंगल ऑफ अटैक का सेंसर है उसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोटी छोटी अगर चेकिंग करनी है तो आप इन्हीं इंस्पेक्शन पैनल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरे विंग्स को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। कहीं कहीं पर बड़े बड़े इंस्पेक्शन पैनल भी आपको मिलेंगे, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट में जो FDR लगा होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, आजकल DFDR होता है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, है ना, पढ़े होंगे आप लोग मॉड्यूल 5 में। तो ये होता है, जो भी होता है, अब मान लो उसका आपको इंस्पेक्शन करना है, तो वो इम्पेनेज में होता है और वो अच्छा खासा जगह होता है वहाँ पर। तो आप जाओगे तो देखोगे जो पिछला वाला बल्कहेड होता है उसमें एक दरवाजे टाइप का रहता है, आप खोल के उसमें खुद ही घुस सकते हो, इतना बड़ा सा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो इंस्पेक्शन पैनल है ये स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द वर्क एंड ऑपरेशन, ठीक है, कि वर्क और ऑपरेशन कैसा है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सिस पैनल या इंस्पेक्शन पैनल कितना वो है, बड़ा है या छोटा है। जनरली जो छोटे वाले होते हैं उनको इंस्पेक्शन पैनल कहा जाता है, और जो बड़ा सा होता है उसे एक्सिस पैनल बोला जाता है जनरली, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो कोई इंस्पेक्शन पैनल है, अच्छी बात है, इंस्पेक्शन पैनल है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको खोल के निकाल दिए, अब उसमें इंस्पेक्शन कर रहे हो, अगल बगल 4-6 और इंस्पेक्शन पैनल है, उनको भी खोल कर निकाल दिया आपने, है ना। अब क्या करोगे, जब लगाना हुआ तो आपको तो पता ही नहीं कौन सा इंस्पेक्शन पैनल कैसा है, तो इसीलिए हर एक इंस्पेक्शन पैनल पर नंबर्स पड़े होते हैं, ठीक है, नंबर, और नंबर के साथ साथ उस पर लेफ्ट है या राइट, यानी L या R ये भी लिखा होता है कि ये लेफ्ट विंग का है या फिर राइट विंग का है। तो कोई कोई मैन्युफैक्चरर क्या कहते हैं, L और R ना लिख करके
ऑड और इवन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि लेफ्ट वाले जितने भी इंस्पेक्शन पैनल रहेंगे वो सारे के सारे इंस्पेक्शन पैनल के जो नंबर्स होते हैं, पार्ट नंबर, वो सब ऑड रहेंगे। जैसे 1 3 5, लास्ट में 1 3 5 7 9, इनका ये इस तरह से नंबरिंग रहेगी। और जो राइट वाले होंगे उनका इवन में रहेगा, 2 4 6 8 10 ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। इसके अलावा आपको ड्रेन पॉइंट मिलेंगे। ड्रेन पॉइंट क्या होते हैं? जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल यूज़ होता है ना, आप जानते हो हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ होता है। बारिश वारिश में भी एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है, तो कोई पानी वानी जो एयरक्राफ्ट के अंदर चला जाता है ना, वो कुछ लोएस्ट पॉइंट होते हैं जहाँ पर कुछ छोड़े जाते हैं, होल्स छोड़े जाते हैं। होल्स नहीं, एक तरह से स्प्रिंग लोडेड वाल्व्स होते हैं जो जहाँ से पानी क्या है बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो ड्रेन वॉल्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जैक पॉइंट मिलेंगे, यानी एयरक्राफ्ट को मान लो आपको लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? एयरक्राफ्ट को जैक करते हो, जैक करके रखते हो ना। तो जब एयरक्राफ्ट को जैक करते हो यानी उठाते हो उसको, तो ऐसा नहीं किधर भी जैक लगाया और चालू हो गए, जैसे आपको घरों में गाड़ियों में करते हैं ना, गाड़ी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, आप किधर भी जैक लगा के उसे उठा देते हो। ऐसा एयरक्राफ्ट में नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट में स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप जैकिंग करते हो, तो जैक पॉइंट भी आपको यहीं मिलेंगे। और ये जैक पॉइंट जनरली, हमेशा नहीं पर जनरली आपको विंग्स के नीचे कभी मिल जाएंगे, कभी फ्यूजलाज के पास मिलेंगे, नोज में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कहीं कहीं जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उनके टेल में भी एक जैक पॉइंट होता है कि आप वहाँ से भी उसे सपोर्ट करिए, नहीं पता चला आगे से उठा दिया और पीछे पलट गया एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे टेल में भी आपको एक जैक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर, कितने क्लासीफाई कैसे होता है, इंस्पेक्शन पैनल क्या होता है, कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल स्ट्रेस की, यानी जो आपका स्ट्रक्चर है ना इतना बड़ा लंबा चौड़ा, इस पर स्ट्रेस भी लगता है ना, यानी फोर्सेस लगते हैं, उन फोर्सेस को पढ़ने वाले हैं। और एक बात और डिफ्रेंशिएट मैं करूँगा कि फोर्स जो होता है वो एक्चुअल में स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, कैसे? देखो, कोई भी एयरक्राफ्ट जब उड़ेगा, फ्लाई करेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा ही, हवा का, इंजन का, बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, लेकिन उनको स्ट्रेस नहीं बोला जाता है। फोर्सेस आर नॉट स्ट्रेसेस, जो भी फोर्स होता है वो स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। स्ट्रेस का मतलब होता है जो भी फोर्स एयरक्राफ्ट पर लग रहा है उस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए, यानी उसे रोकने के लिए एयरक्राफ्ट के जो मटेरियल होते हैं, यानी एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर काउंटर बैलेंसिंग फोर्स लगाता है, यानी उनको रोकने के लिए खुद का फोर्स लगाता है। उस फोर्स को बोला जाता है स्ट्रेस। ठीक है, यानी स्ट्रेस जो है वो एक्चुअल फोर्स नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे जो भी एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट हैं उनके द्वारा लगाया गया उनका अपना फोर्स होता है, यानी उनका इंटरनल फोर्स होता है। ठीक है, या इंटरनल रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फोर्सेस इज कॉल्ड स्ट्रेस। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेस जो है 5 तरीके के होते हैं जो एयरक्राफ्ट पर रखते हैं। पहला होता है टेंशन, देन कंप्रेशन, फिर टॉर्शन, शियर और बेंडिंग, है ना। ये 5 स्ट्रेसेस होते हैं, तो आप सभी इससे परिचित हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। टेंशन का मतलब होता है जब किसी बॉडी पर खिंचाव लगता है। खिंचाव मतलब जैसे मान लो ये मेरे पास एक पेन है ना, इस पेन को अगर मैं दोनों तरफ से खींचूँ, है ना, एक इधर से और एक इधर से, तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा, एक इधर खींचना चाहेगा और एक इधर खींचना चाहेगा। लेकिन ये जो मेरा पेन है मैं कितना भी खींच लूँ ये क्या होगा, नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ स्ट्रेस है, इस फोर्स के, इस पेन के अंदर भी कुछ ताकत है अपनी जो मुझे इसे खींचने नहीं दे रहा है। उस फोर्स को हम स्ट्रेस बोलते हैं। और जब ये इधर इधर खींचने से रोकता है तो इसको बोलते हैं टेंशन। ठीक है, यानी अगर ये इधर खींचने से रुक रहा है, पुलिंग अपार्ट होने से रोक रहा है, तो इसे बोलेंगे टेंशन स्ट्रेस। समझ में आ गया? दूसरा है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन तो आप सभी जानते हो, कंप्रेशन मतलब होता है स्क्वीजिंग फोर्स। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एयरक्राफ्ट में टेंशन कहाँ लगता होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो जैसे मान लो एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जा रहा है ना, पूरा आगे की तरफ जाना चाह रहा है एयरक्राफ्ट, और ड्रैग उसको किधर भेज रहा है, यानी ये जो एयर उस पर आकर के टकरा रहे हैं वो ड्रैग उसको पीछे की तरफ ढकेल रहा है। तो यानी अगर मैं इसको एयरक्राफ्ट मान लूँ अपने पेन को, तो ये ऐसे जाना चाह रहा है ना, लेकिन इस पर क्या हो रहा है, इधर से ड्रैग लग रहा है और इधर से वो लग रहा है। तो यानी एक इसको पीछे ढकेल रहा है, दूसरा इसको आगे ढकेल रहा है। ठीक है, तो इस पर क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ में आया कि एयरक्राफ्ट भी एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है। दूसरा है आपका कंप्रेशन फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी कंपोनेंट है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक पेपर वेट ही है, तो ये पेपर वेट को अगर मैं इधर से और इधर से दोनों साइड से रख के बीच में दबाना चाहूँ, क्रश करना चाहूँ, क्रशिंग फोर्स जो होता है, इस फोर्स को बोला जाता है कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स। इसी तरह से आपका तीसरा फोर्स है जो टॉर्क या ट्विस्टिंग फोर्स या टॉर्सन फोर्स, जो भी आप जिसको भी जो भी चीज़ आप चाहो वो बोल सकते हो। तो इसका मतलब होता है ट्विस्टिंग फोर्स। अब ट्विस्टिंग फोर्स कैसा हो सकता है,
जैसे मान लो मेरे पास ये कॉपी है ना, इस कॉपी को ऐसे ही ले करके मैं ऐसे मोड़ना चाहूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक, इसको बोलेंगे ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है। और ये भी बात आती है कि एयरक्राफ्ट में कहाँ होता है, तो आपको पता होगा जो एयरक्राफ्ट है वो आगे की तरफ उड़ता है ना, फॉरवर्ड, इंजन उसको कहाँ लेकर जाता है, फॉरवर्ड, लेकिन वही सेम इंजन वो ऐसे ऐसे घूमता है ना, इंजन गोल 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 गोल। तो किसी भी चीज़ की ये प्रॉपर्टी होती है, जब वो घूमता है तो अपने साथ पूरी बॉडी को लेकर के घूमना चाहता है। तो यानी इंजन सामने तो लेकर के जा रहा है एयरक्राफ्ट को न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन वो क्योंकि खुद रोटेट कर रहा है इसलिए वो पूरे एयरक्राफ्ट को भी घुमाना चाहता है, लेकिन एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर ऐसा होने नहीं देते, तो उसको बोलते हैं टॉर्सन स्ट्रेस, ठीक है, समझ में आ गया। चौथा है आपका शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का मतलब होता है जब दो पार्ट्स, ऐसे मान लो ये दो पार्ट्स, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करना चाहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ये कहाँ होता है, तो जब देखो एयरक्राफ्ट ऐसा तो है नहीं एक ही पूरी सीट से बना होता है, एयरक्राफ्ट में बहुत जगह सीट को ज्वाइंट किया जाता है, तो जहाँ पर ज्वाइंट होता है आप देखोगे, जैसे ये मान लो एक सीट है दूसरी ये सीट है, तो इसको इसके ऊपर रख के तब रिविट किया जाता है। लेकिन जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, यानी एक आगे जाना चाहता है दूसरा पीछे जाना चाहता है, क्यों, क्योंकि एयरक्राफ्ट का इंजन उसे आगे ले जा रहा है और ड्रैग उसे पीछे ढकेल रहा है, तो ये एक दूसरे पर स्लाइड होने की कोशिश करते हैं और इस फोर्स को बोला जाता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। और आखिरी आपका है बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब होता है ऐसे किसी चीज़ को तोड़ना, जैसे मान लो आपका ये एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट है, इसको मैं ऐसे करूँ, ठीक है, इस पार्ट को ऐसे वाले फोर्स को बोलते हैं बेंडिंग। और ये जो बेंडिंग है ये बहुत बार पूछा भी जाता है, ये बेंडिंग दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है, पहला टेंशन और दूसरा कंप्रेशन। कैसे, मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, इसमें देखो, इसमें सारे फोर्सेस का डिटेल है, आप देख सकते हो सभी का, है ना। इसमें देखो, देखो इसमें पहले टेंशन देखो सब लोग, है ना, ये क्या है, ये टेंशन है ना, जब इसको एक तरफ इधर खींचा जा रहा है और दूसरी तरफ इधर खींचा जा रहा है, इसे बोलते हैं टेंशन, ठीक है। फिर इधर आओगे, ये देखो ये हट गया, अब आ जाओ आप इधर, ये देखो ये है कंप्रेशन, ठीक है, आप देख रहे हो दोनों तरफ इससे इसे अंदर की तरफ ढकेला जा रहा है ना, ये देखो ये इधर से और ये इधर से, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से आप आओगे आगे इधर, ये देखो ये क्या है आपका ट्विस्टिंग है, टॉर्सनल फोर्स है ना, ये किधर गया यार इरेजर, हाँ ये, ठीक है, ये देखो ये टॉर्सन हो गया। ये आपका शियर हो गया जो इसके बगल में आपको दिख रहा है, ये शियर है ना, देखो एक ऊपर वाला जो सरफेस है एक तरफ जाना चाह रहा है और नीचे वाला दूसरी तरफ, और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका बेंडिंग, है ना। अब जब किसी भी चीज़ को आप बेंड करोगे, यही नहीं किसी भी चीज़, जो भी चीज़ आपके पास है, जब उसको बेंड करोगे तो आप क्या देखोगे कि ऊपर की तरफ ये ज़्यादा फैलना चाहेगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये देखो ये बड़ा हो गया और नीचे की तरफ ये छोटा हो गया, है ना। तो ये क्या है, ऊपर टेंशन काम कर रहा है और नीचे कंप्रेशन काम कर रहा है, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन। यानी अगर आप बेंडिंग की बात करोगे तो बेंडिंग जो होता है वो दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से फोर्स, टेंशन का और कंप्रेशन, ठीक है। तो टेंशन प्लस कंप्रेशन उसको बोलते हैं क्या, बेंडिंग फोर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बस अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, जो मैंने बताया, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे अब एक एक करके पूछ सकते हैं, जो कोई भी हो, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा हो कुछ भी।